बीएमआई निकालने का था, डॉलर को आईएनआर में कन्वर्ट करने का था, सेंटीग्रेड को फारेनहाइट हो ही गया था, सेंटीग्रेड टू मार्क्स और केल्विन निकालना था, और एवरेज मार्क्स ऑफ 5 डिफरेंट सब्जेक्ट निकालने थे। देखो, तो बीएमआई अगर आपको निकालनी है तो बीएमआई का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ये आपका फार्मूला आता है बीएमआई का। बॉडी मास इंडेक्स इसको आप कह सकते हैं। तो बीएमआई वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाई हाइट का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो वेट है वो केजी में है, और जो आपकी हाइट है वो मीटर्स में है। तो ऐसे ही इंच वाला भी है, तो हम इस वाले को कंसीडर कर लेते हैं। तो अब तो बीएमआई अगर हम लॉजिक को देखें, इसमें ले देते हैं। ये फार्मूला आपने देखा, वेट डिवाइडेड बाई हाइट स्क्वायर। वेट डिवाइडेड बाई हाइट स्क्वायर। हाइट की पावर, वेट आपका केजी में है, और जो हाइट है वो आपका मीटर्स में। ठीक है। तो अब यूजर से दोनों चीजें इनपुट करेंगे कि यूजर बताओ आपका वेट कितना है और आपकी हाइट क्या है। ठीक है। तो फ्लोट में रख सकते हैं। एंटर वेट केजीज में, और जो आया उसको वेरिएबल में स्टोर कर लिया। ऐसी हाइट भी निकाल ली। इसको मीटर में रखना चाहें तो मीटर में रख सकते हैं। फिर बीएमआई का फार्मूला हो गया वेट डिवाइडेड बाई हाइट का स्क्वायर। ठीक है। तो अब इसमें देखो, डिवीजन और एक्सपोनेंट है, तो पहले क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट हो जाएगा। तो हम चाहते भी यही हैं, पहले हाइट का स्क्वायर हो जाए, है ना। तो आपका ठीक ठाक सा आ जाएगा। किसी का वेट मान लो अगर 60 केजी है, और हाइट अगर हम मीटर्स में लेकर चलें 1.6 मीटर है, तो बीएमआई उसका 27 आ गया। अब अगर किसी का वेट मान लीजिए 100 केजी है, और उसकी हाइट 1.5, तो बीएमआई उसका 44 आ गया। तो बीएमआई मेडिकल का एक टर्म है, बॉडी मास इंडेक्स, जिससे आपको ये बताया जाता है कि आप कितने फिट हैं या आप अनफिट हैं। तो सर अब मान लो कोई पर्सन 70 केजी का है और उसकी हाइट मीटर्स में 1.6 मीटर है, तो 27 भी में आया है, तो कैसे पता चलेगा फिट है कि अनफिट है। तो मेडिकल की रेंजेस होती है। जैसे आप कोई अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो उसमें जो भी रिजल्ट आता है उसकी एक रेफरेंस रेंज होती है, यहाँ से यहाँ तक ये माना जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये माना जाएगा, है ना।
ऐसे ही बीएमआई का भी कोई फार्मूला होता ही होगा। देखो यहाँ पर अगर आपने देखा है तो ये लिखा हुआ है अंडर वेट, नॉर्मल वेट, ओवर वेट, और ये ओबेसिटी वाली बात हो रही है। मतलब ये बताता है कि आप मोटे हो कि पतले हो। ठीक है, तो अब अंडर वेट का मतलब है अगर आपका 18.5 आया है तो आप अंडर वेट हो। आपको और अपना डाइट पर ध्यान देना है, खाने पीने पर अच्छे ध्यान देना है। और अगर आपका बीएमआई 19 से 25 के आसपास मान लेते हैं मोटा मोटा, तो ये आपका नॉर्मल वेट है। तो अगर आपका इस वाले पर्सन का बीएमआई 27 आया है, इसका मतलब है ओवरवेट की तरफ है। ओबेसिटी मतलब मोटापा, तो मोटे तो नहीं हो लेकिन वेट आपका थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा मेहनत करो, है ना। तो ये इसका क्राइटेरिया है। और उसके बाद मॉर्बिड ओबेसिटी मतलब एक्सट्रीम लेवल की बात हो रही होगी, ओवर 35 अगर आपका आ रहा है तो एक काइंड ऑफ ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब सर मान लो आपसे कहा जाए कि मैं चाहता हूँ बीएमआई निकालने के बाद आउटपुट में बताऊं कि आप अंडर वेट हो कि ओवर वेट हो या ओबेसिटी में जा रहे हो, है ना। तो ये कैसे करेंगे, तो अभी हमने उतना नहीं पढ़ा है। आज हम वो टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे, पहले ये 4-5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इस प्रोग्राम को कंप्लीट कर लेंगे। अभी सिर्फ बीएमआई निकालने तक है। बीएमआई निकालने के बाद इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो ह्यूमन फ्रेंडली नहीं है। एक आम इंसान को अगर मैं बताऊं मेरा बीएमआई 27 है, उसे कुछ नहीं पता क्या कह रहे हो आप। उसको ये बताओ कि मोटे हैं कि पतले हैं या सही है, उसे ये बताओ, है ना। तो इस मतलब है कुछ और अभी हमने यहाँ पर सीखना पड़ेगा, तो वो सीखेंगे, आज ही सीखेंगे। तो ये हो गया आपका बीएमआई कैलकुलेट करने का कॉन्सेप्ट, कैसे बीएमआई कैलकुलेट किया जाए। आगे बढ़ते हैं। अगला था हमारा डॉलर को आईएनआर में कन्वर्ट करने का। तो क्या फार्मूला होगा, आईएनआर इज इक्वल टू डॉलर वैल्यू, डॉलर की वैल्यू कितनी है, मल्टीप्लाई बाई, तो ऐसे कर लो फिर। ठीक है, यहाँ पर डॉलर अमाउंट रख लो, डॉलर का अमाउंट कितना है, और यहाँ पर एक्सचेंज रेट रख लो, अभी क्या रेट चल रहा है। ठीक है, तो अब यूजर से हमें दो चीजें मांगनी है। पहला तो कितना अमाउंट कन्वर्ट करना है, जो डॉलर में है, मान लो $4, $5, और अभी एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है, $1 कितने का है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर काम करेंगे। तो दोनों ही फ्लोट रख लेते हैं। एंटर डॉलर अमाउंट, उसके बाद एंटर एक्सचेंज रेट, अमाउंट, रेट, आईएनआर इज इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाई बाई मान लो मुझे $3 कन्वर्ट करने हैं। $1 की वैल्यू मान लो 82.5 है, तो इंडियन करेंसी में इतना अमाउंट आपका ये हो जाता है। तो इस तरह से ये प्रोग्राम आपका डॉलर की वैल्यू को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। अगला प्रोग्राम था, ये तो मैंने कराई दिया, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, सेल्सियस टू केल्विन। तो अगर हम सेल्सियस टू केल्विन जाते हैं और हमें पता ही नहीं इसका फार्मूला क्या है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं C+273.15, ये इसका फार्मूला है। K = C+273.15।
5 था, 15 था, 15। चलो, तो इसमें आप सेल्सियस दो और आपको केल्विन मिल जाएगा। तो अब यूजर से इनपुट क्या कराएं? हमने कहा यूजर से आपको बस एक ही चीज इनपुट करानी है, वो है सेल्सियस में टेम्परेचर। ये आपको केल्विन में आ गया। तो अगर यहाँ पे 20 सेल्सियस टेम्परेचर है तो केल्विन में वो 293 आपका कंसीडर होगा। एवरेज मार्क्स निकालने वाला प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी बना दिया, 3 वाला, 5 वाला आप अपने आप बना लोगे, उसमें टाइम खराब नहीं करते। ठीक है, तो अब कुछ सिनेरियोज जहां से आज का अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा, उनको सिनेरियोज में, एक तो ये प्रोग्राम हो गया बीएमआई वाला। मुझे आउटपुट में बीएमआई की वैल्यू नहीं दिखानी है, मुझे आउटपुट में ये दिखाना है ओवरवेट अंडरवेट कैसे आप चल रहे हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा आसान सा लेते हैं पहले, उसके बाद इस वाले को कंप्लीट करेंगे। मान लीजिए हम यूजर से उसके एवरेज मार्क्स पूछेंगे जो उसने ऑब्टेन करे हैं अपने किसी एग्जाम में, और उन मार्क्स के बेस पर हमारा प्रोग्राम ये बताएगा कि वो पास होगा कि फेल हो गया। पहले इतना बताए प्रोग्राम, पास और फेल। ध्यान से देखो, बीएमए वाले एग्जाम्पल में और अभी वाले सिनेरियो में जो आप डिस्कस कर रहे हैं कि आपका प्रोग्राम पास और फेल बताएगा, इन दोनों में एक चीज कॉमन है, इस बार आपका प्रोग्राम डिसीजन ले रहा है। डिसीजन मतलब पास, मतलब फेल, अंडरवेट ओवरवेट। तो जब आपके प्रोग्राम में डिसीजन मेकिंग की रिक्वायरमेंट आती है तो आपको कुछ नया पढ़ना होता है, तो लेकर आते हैं। तो मैंने मार्क्स इनपुट कराए, लेट अस सपोज फ्लोट टाइप के। अब मैं चाहता हूं कि अगर आपके मार्क्स पासिंग वाले हैं तो आउटपुट में मैसेज आना चाहिए पास। तो मैंने यहाँ पर एक अपना मैसेज तैयार कर लिया जो आउटपुट में मैं दिखाना चाहता हूँ। जब आप आउटपुट में पास मैसेज को दिखाएंगे, साथ में एक और हम आउटपुट दिखाना चाहते हैं, हैप्पी, कि भाई पास हो गए तो हम थोड़ा सा हैप्पी हैं। और अगर हमारे मार्क्स फेलिंग वाले क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो मेरा प्रोग्राम का जो आउटपुट आना चाहिए फिर ये नहीं आना चाहिए, फिर आउटपुट आना चाहिए फेल। और अगर फेल हैं तो फेल के साथ थोड़ा सैड मैसेज दिखा देते। उसके बाद प्रोग्राम थैंक यू करके बंद हो जाएगा। तो अब इस प्रोग्राम में बहुत सारी कमियां हैं लॉजिकली, एक भी कमी नहीं है सिंटैक्टिकली। सिंटैक्स एरर अगर प्रोग्राम में होती है तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, और प्रोग्राम में कोई सिंटैक्स एरर नहीं है लेकिन प्रोग्राम हमारे अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो फिर ये आपका हमारा लॉजिकल एरर हो सकती है। अभी करूंगा, एक मिनट रुकिए जरा। इस प्रोग्राम को रन करने के बाद ये कुछ ऐसे हमारा हमसे मांग रहा है मार्क्स। मान लो मैंने इसको 80 दे दिया, तो आउटपुट क्या देगा हमारा प्रोग्राम? देखो, एक होता है कि हम क्या चाहते हैं, हम जो चाहते हैं उसका आउटपुट नहीं आता कभी। हमने जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही आउटपुट आता है, क्योंकि इंटरप्रेटर जो लिखा हुआ है उसी को पहचानता है। हम क्या सोचते हैं
तो थोड़ी जानेगा वो, है ना। तो आपने जब अपना जो कोड बनाया हुआ है, बाय डिफॉल्ट इंटरप्रेटर का जो रूल होता है, वो रूल होता है कि ये टॉप टू बॉटम आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन इंटरप्रेटर करता है, और टॉप टू बॉटम सीक्वेंशियली करता है। तो इंटरप्रेटर सबसे पहले इस लाइन को चलाएगा, जब इनपुट आ जाएगा फिर इस लाइन को चलाएगा, फिर इसको चलाएगा। तो सर सभी को चलाएगा, हमने कहा सभी को चलाएगा। और जो लोग ये कह रहे थे पास, तो ये बताओ हमारे प्रोग्राम को ये कैसे पता चला कि पास कब आएगा और फेल कब आएगा? कहीं मैंने प्रोग्राम में 30 35 40 नंबर का जिक्र किया है कि कितने पास है कितने फेल है? अपने आप तो कुछ नहीं हो सकता फिर। ये तो आपको पता है ना कि 40 पे पास होते हैं या 30 पे पास होते हैं, प्रोग्राम थोड़ी जानता है इस बात को। सीक्वेंशियली जितना लिखा है सारा एग्जीक्यूट होगा। तो मेरा प्रोग्राम अभी डिसीजन लेने लायक नहीं है, उसे नहीं पता पास फेल क्या होता है। तो अगर हम अपने प्रोग्राम में डिसीजन मेकिंग लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास इफ कंडीशन का कॉन्सेप्ट होता है। तो अब हम इफ कंडीशन का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमें क्या करना होता है, वो स्टेटमेंट जो हमें पास होने पर चलाने हैं, उन स्टेटमेंट से पहले इफ कीवर्ड लगाएंगे। इफ एक कीवर्ड है, लोअर केस में आपको लिखना है, और इफ कीवर्ड के बाद स्पेस देंगे, और यहाँ पे आपको अपनी कंडीशन बतानी है। एक ऐसी कंडीशन यहाँ पे लिखो जिससे रिजल्ट बूलियन बनकर आए, यानी कि इफ के आगे जो भी आप लिखते हो वो एक ऐसा लिखा जाता है जिसका रिजल्ट ट्रू या फॉल्स बनकर आना चाहिए। तो यहाँ पर हम टेक्निकली बोले तो एक बूलियन एक्सप्रेशन आपको लिखना होता है। तो अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया है उसमें बूलियन रिजल्ट दो ही सिचुएशन बनता है। पहला, आप कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू वाला। और दूसरा लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ते हैं, लॉजिकल एंड लॉजिकल और। तो अब इनमें से कोई इस्तेमाल कर पाओ यहां पर, तो आपके लिए लॉजिक लगाना, कोड लिखना काफी आसान हो जाएगा। तो अब बताओ, इफ के साथ आप अपने क्या कंडीशन यहां पर रखना चाहते हो कि भाई आपको यहां पे ट्रू मिले या फॉल्स मिले? तो मैंने सोचा ऐसे लिख देते हैं, इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 40। अब ये हमारा कंपैरिजन हो गया, इसका रिजल्ट ट्रू है या फॉल्स है, डिपेंड करेगा इस वेरिएबल में रन टाइम पर क्या वैल्यू आकर स्टोर हुई है। अगर इसमें आई हुई वैल्यू 40 के बराबर या उससे ज्यादा है, तो इस पूरे का रिजल्ट क्या बन जाएगा? ट्रू बन जाएगा। अभी तक हम लोग ट्रू फॉल्स प्रिंट कर लेते थे। जनरली ट्रू फॉल्स जब भी हमें किसी एक्सप्रेशन में मिलता है, तो हम उसे डिसीजन मेकिंग में यूज करते हैं। ट्रू आने पर ये करेंगे, फॉल्स आने पर वो करेंगे। तो अब इफ की कंडीशन ट्रू हो गई, तो इफ कह रहा है कि अगर मेरी कंडीशन ट्रू हो गई तो मेरे आगे जो कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर मेरी कंडीशन फॉल्स हो गई तो मेरे आगे जो कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब इफ से हमने पूछा कि आपके आगे 3 4 5 लाइन का कोड लिखा है, तो हम पांचों लाइनों के लिए ट्रू पर नहीं चलाना चाहते। हम तो चाहते हैं बस ये दो लाइनें ही इसके ट्रू होने पर चलें, है ना, और ये दो लाइनें ना चलें अगर ये फॉल्स आई। तो अब इफ को कैसे बताओगे कि भाई आपको आगे के सारे स्टेटमेंट कंट्रोल नहीं करने हैं, आपको सिर्फ आगे के दो स्टेटमेंट पर अपना काम करना है। यही आपके स्टेटमेंट है, इनको चलाना है अगर ट्रू, इनको नहीं चलाना है अगर ये एक्सप्रेशन फॉल्स बनकर आता है। तो एक टर्म आता है जिसका नाम होता है ब्लॉक। जैसे भी आप नोएडा के सेक्टर 16 में हैं, लेकिन सेक्टर 16 में तो बहुत सारे ब्लॉक हैं। तो अभी आप ए ब्लॉक में बैठे हुए हैं, थोड़ा आगे बढ़ जाओगे बी ब्लॉक आ जाएगा। तो ये ब्लॉक क्या कर रहा है? हमने कहा बंटवारा कर रहा है, बांट रहा है, डिवाइड कर रहा है। अगर कोई एक्टिविटी ब्लॉक बी में हो रही है तो उसका इफेक्ट ब्लॉक बी में जो रहने वाले लोग हैं उनको पड़ेगा, ए वालों को नहीं पड़ेगा। तो एक बाउंड्री, एक दायरे को रिप्रेजेंट करता है ब्लॉक। तो आपके कॉलेज के अंदर ब्लॉक होते हैं, है ना। आप सेक्टर सोसाइटी की बात करें, वहां ब्लॉक बनते हैं, प्रोग्रामिंग में भी ब्लॉक बनते हैं।
ब्लॉक का मतलब होता है बाउंड्री डिफाइन करना, कि ये जो स्टेटमेंट इस ब्लॉक के हैं इन पर इफेक्ट होगा या इन पर नहीं होगा, पूरे प्रोग्राम की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो जब भी हमें अपने प्रोग्राम में स्टेटमेंट्स का ग्रुप बनाना हो, उस ग्रुप को क्रिएट करने के लिए हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक बनाना कहते हैं। अब पाइथन के अंदर जब हम ब्लॉक बनाते हैं तो उसकी जो टेक्निक होती है उसे बोलते हैं इंडेंटेशन, या उस ब्लॉक को हम बोलते हैं इंडेंटेड ब्लॉक, इंडेंटेड ब्लॉक। ब्लॉक का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। ब्लॉक बनाने की टेक्निक को बोलते हैं इंडेंटेशन। इंडेंटेशन टेक्निक से बनाए गए ब्लॉक को इंडेंटेड ब्लॉक कहा जाता है। ठीक है, अब ये क्या होता है करके देखेंगे तो ये शब्द ज्यादा समझ में आएगा, पहली बार बोला है, नया शब्द है। तो इफ स्टेटमेंट का अगर आप इंडेंटेड ब्लॉक बनाना चाहते हैं तो आप इफ स्टेटमेंट के आगे कॉलॉन लगाते हैं, कॉलॉन। ठीक है, पार्ट ऑफ सिंटैक्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, इफ के आगे कॉलॉन लगाएंगे। उसके बाद आपको जितने स्टेटमेंट इफ के इंडेंटेड ब्लॉक में लिखने हैं, नेक्स्ट लाइन से लेफ्ट मार्जिन देकर लिखेंगे। लेफ्ट अलाइन करके नहीं लिखना है, लेफ्ट से मार्जिन देकर लिखना है। कितना मार्जिन दोगे, आप कितना भी दे सकते हो, स्पेस का, एक स्पेस का दे दो, दो स्पेस का दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी स्टेटमेंट की शुरुआत में आने वाले स्पेसेस को इंडेंट कहा जाता है। तो इंडेंट का मतलब हो गया स्टार्टिंग स्पेस, स्टार्टिंग स्पेस को इंडेंट कहते हैं। डेट मीन्स अगर मैं यहां पर ऐसे कर दूं तो अब ये मत करना ये इंडेंट है, दिस इज नॉट इंडेंट, क्योंकि ये तो बीच में आ रहा है, शुरू में आना चाहिए। जो लेफ्ट आपकी बाउंड्री है, बॉर्डर है आपका एडिटर का, वहां से शुरू होना चाहिए, और पहला करेक्टर जो आप टाइप कर रहे हैं उसके बीच में जो स्पेस आता है उसको इंडेंट कहा जाता है। अगर मैंने यहाँ पर दो इंडेंट यूज करे हैं तो इसे बोलते हैं इंडेंटेशन लेवल 2। तो ये हो गया 2 लेवल का इंडेंटेशन। लेवल मतलब कितने इंडेंट हैं, एक है तो एक इंडेंटेशन लेवल हो गया, दो है तो दो हो गया, तीन है तो तीन हो गया। तो अगर हम ब्लॉक बनाते हैं तो ब्लॉक बनाने के लिए हमें इंडेंटेशन का यूज करना है। कितने का करना है वो आप अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हो। मैंने दो का कर लिया, आप तीन का कर लो, फिलहाल दो से करते हैं। अब हम चाहते हैं सर ये वाला स्टेटमेंट भी इफ के ब्लॉक का पार्ट बने, तो हर वो स्टेटमेंट जो इफ के आगे लिखा होगा, सेम इंडेंटेशन के साथ लिखा होगा, वो इफ का इंडेंटेड ब्लॉक का हिस्सा माना जाएगा। मतलब अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा इफ ब्लॉक का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, और अगर सर मैंने ऐसे कर दिया तो एरर आ जाएगी, चला के देख लो। अनएक्सपेक्टेड, जिसकी उम्मीद नहीं थी, इंडेंट, इंडेंट माने स्टार्टिंग। कितने इंडेंट एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, तुमने कहा दो, क्योंकि किसी भी ब्लॉक में पहले स्टेटमेंट में जो इंडेंटेशन लेवल है उस ब्लॉक के सारे स्टेटमेंट का वही रखना होगा। पहले वाले का क्या रखोगे उसके लिए आप फ्री हो, दो का रखो, तीन का रखो, 10 का रखो, आपकी मर्जी है। ठीक है, लेकिन अब उसी ब्लॉक में जितने स्टेटमेंट आप लाना चाहते हो सबका इंडेंटेशन लेवल सेम होना चाहिए। तो सर फिर इसका मतलब यह है कि अगर मैं ऐसे कर दूं तो ये भी एरर है। ठीक है, सेम इंडेंटेशन लेवल रखना ही होगा। ठीक है, रख दिया सर। अब हमने कहा बस दो ही रखने हैं, इसको इफ का हिस्सा नहीं बनाना है, इस बात को, इससे कोई मतलब नहीं है कि ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, तो अब क्या करें, हमने कहा इफ का ब्लॉक बंद कर दो। कैसे होता है बंद, कोई भी स्टेटमेंट बिना इंडेंटेशन के अगर आप लिखते हैं
तो वो अभी जो चल रहा था ब्लॉक उसका टर्मिनेशन अपने आप कर देता है। दैट मीन्स ये वाला जो स्टेटमेंट है पांचों वाला, ये स्टेटमेंट जो अभी इफ का ब्लॉक चल रहा था उसको एंड कर देगा, और ये इफ के ब्लॉक के आगे का कोड हो गया। इफ के ब्लॉक के आगे के कोड को इस कंडीशन से कोई लेने देना नहीं है कि ये ट्रू आती है कि फॉल्स आती है, ये चलेगा ही चलेगा। ठीक है, तो अब अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये दोनों स्टेटमेंट चलेंगे, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये दोनों स्टेटमेंट नहीं चलेंगे। रही बात आगे वाले तीन स्टेटमेंट की, तो ये कह रहे हैं हम तो कंडीशनल स्टेटमेंट है ही नहीं, हम तो अनकंडीशनल हैं, हमें तो चलना ही है, चाहे ये ट्रू आ जाए चाहे फॉल्स आ जाए। चलो देखते हैं, सोच समझ कर आंसर देना, जल्दीबाजी में गलत आंसर दे सकते हैं। बताओ, जब मैं एंटर करूंगा तो मार्क्स वेरिएबल की वैल्यू 80 हो जाएगी। स्टेटमेंट 2 पर इफ के आगे क्या एवेल्युएट होकर आएगा, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। जब इफ के आगे वाला एक्सप्रेशन ट्रू एवेल्युएट होता है तो इफ का इंडेंटेड ब्लॉक एग्जीक्यूट कराया जाता है, यानी कि आउटपुट में पास आएगा और हैप्पी आएगा। इफ का इंडेंटेड ब्लॉक खत्म हो गया, अब उसके आगे का जो कोड है वो चलेगा ही चलेगा, उसको इफ की कंडीशन ट्रू या फॉल्स से कोई मतलब नहीं है। पास, हैप्पी, सेल। अभी ये दोबारा चलाते हैं, मैंने लिखा है यहाँ पे 30, और जब एंटर करेंगे तो अब इफ की कंडीशन क्या वैल्यूट होगी, फॉल्स, क्योंकि 30 ग्रेटर नहीं है ना बराबर है 40 से। अगर इफ फॉल्स आ जाता है तो इफ के अंदर के जो स्टेटमेंट हैं वो नहीं चलेंगे, लेकिन इफ ब्लॉक के बाद जो स्टेटमेंट हैं उनको तो चलना ही है, उनको तो इफ से मतलब ही नहीं है ट्रू की फॉल्स। यानी कि अब कौन चलेगा आगे, फेल, सैड और थैंक यू। तो अब ये जो प्रोग्राम है ये एक सिनेरियो में तो सही रिजल्ट दे रहा होगा, लेकिन एक सिनेरियो में रिजल्ट ये गलत दे रहा होगा। तो अब क्या चाहते हो, हमने कहा ये चाहते हैं कि अगर ये ट्रू है तब तो ये कोड चले, और अगर ये फॉल्स है तो ये चले। अगर ये ट्रू हो गया है तो ये नहीं चलना चाहिए, इसको रोकना है, ये नहीं चलना चाहिए। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट आया, जहां पर इफ का ब्लॉक खत्म हो रहा है उसके आगे एल्स कीवर्ड लगाकर एल्स का ब्लॉक बनाएंगे। एल्स कह रहा है मेरे पास अपनी कोई बूलियन कंडीशन नहीं होती है, मैं इफ की बूलियन कंडीशन का इस्तेमाल करता हूं डिसीजन लेने के लिए कि मुझे चलना है कि नहीं चलना है। तो एल्स के आगे सीधा आप अपना कॉलन लगाते हैं, और अब वो स्टेटमेंट जो एल्स ब्लॉक में आप डिफाइन करना चाहते हैं इंडेंटेशन टेक्निक का यूज करके डिफाइन करेंगे। अब अगर हम इफ ब्लॉक में देखें तो इंडेंटेशन लेवल 2 का यूज किया गया है। एल्स ब्लॉक कह रहा है आप मेरे अंदर इंडेंटेशन लेवल कुछ और रख सकते हैं, जरूरी नहीं है 2 का रखना है, तो हमने टैब का रख दिया। अब रूल है कि जितने भी स्टेटमेंट एल्स ब्लॉक में आएंगे उन सब का इंडेंटेशन टैब ही होना चाहिए, अदरवाइज एरर आ जाएगी। ये लो, अब एल्स ब्लॉक के बाद जैसे ही कोई स्टेटमेंट विदाउट इंडेंटेशन आता है एल्स ब्लॉक का टर्मिनेशन कर देता है। अब ये स्टेटमेंट कह रहा है ना मुझे इफ से मतलब है ना मुझे एल्स से मतलब, मैं तो चलूंगा ही चलूंगा। सिर्फ इतना होगा कि अगर इफ की कंडीशन ट्रू आई तो इफ का कोड चलेगा, एल्स नहीं चलता। इफ की कंडीशन ट्रू होने पर एल्स ब्लॉक नहीं चलता। इफ की कंडीशन फॉल्स होने पर एल्स ब्लॉक चलता है, लेकिन इफ ब्लॉक अब आपका नहीं चलता। तो ये कह रहा है मैं तो चलूंगा, या तो इफ के साथ चलूंगा या एल्स के साथ चलूंगा। ठीक है, अब एंटर एवरेज मार्क्स, मान लो मैंने यहाँ पे 30 कर दिया, कंडीशन क्या आ गई वहां पर, फॉल्स। इफ फॉल्स होने पर एल्स ब्लॉक चलता है, इफ का ब्लॉक नहीं चलता है, और फिर आगे का प्रोग्राम अपना चला होगा। अब सर जहां पर गलत हो रहा था उस सिनेरियो को, इफ की कंडीशन ट्रू, इफ का ब्लॉक चलेगा, इफ का ब्लॉक ट्रू आने पर एल्स नहीं चलता है, लेकिन एल्स के आगे का कोड तो चलेगा ही। हमने पास, हैप्पी, थैंक यू। तो इस तरह से हम अपने प्रोग्राम में इफ एल्स
कंडीशन का यूज करके डिसीजन मेकिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपको ध्यान बहुत ज्यादा देना होगा इंडेंटेशन पर। आप बहुत सारी गलतियां कर सकते हैं अगर आप इंडेंटेशन की बात करते हैं तो। जैसे आपने एल्स को इधर डाल दिया, एरर आ जाएगी। जहां पर इफ लिखा गया है उसी अलाइनमेंट में एल्स को लिखना है। ठीक है, एल्स का कॉलन लगाना भूल गए, फिर एरर आ जाएगी। एक्सपेक्टेड कॉलन, मैंने इफ का इंडेंटेड ब्लॉक बनाया ही नहीं, मैंने सोचा ऐसे ही लिख देते हैं, एरर आ गई। एक्सपेक्टेड एन इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर इफ स्टेटमेंट ऑन लाइन नंबर 2। एकदम क्लियर मैसेज वो बता रहा है। ठीक है, बताना ये सही है गलत है। सही है, चल जाएगा। ठीक है, तो इंडेंटेशन का मतलब है स्टार्टिंग में आने वाले स्पेस। इंडेंटेशन लेवल का मतलब है कितने, है ना। आपको रिकमेंड किया जाता है पाइथन की तरफ से कि आप इंडेंटेशन लेवल को टैब स्पेस के साथ लिखें, रादर देन 2 या 3 या 5 या 10 स्पेस। तो यानी कि ये वाली जो अप्रोच है, ये एक जनरल स्टैंडर्ड है पाइथन का इंडेंटेशन बनाने का। आप रूल क्या है वो जान गए हैं। ठीक है, तो मैं इंडेंटेशन का जो स्टैंडर्ड है उसी के साथ इस काम को कर रहा हूं। इफ इफ के साथ यहां पर आ गया हमारा एल्स। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को बनाइए पहले, क्योंकि जब आप बनाएंगे लैपटॉप पर तो आपसे भी बहुत गलतियां होंगी, क्योंकि पहली बार आप इंडेंटेशन की बात कर रहे हैं। बनाओ पहले इसे, जब ये बन जाएगा तब मैं दूसरा बनाने को कहूंगा। फिर गुनगुनाओ मत, है ना। अगला पॉइंट हमारा यहाँ पर, तब तक मैं लिख रहा हूँ।
अब उसके आगे जो स्टेटमेंट आपने लिखा है थैंक यू वाला, जरूरी नहीं है लिखना है। आपको रिक्वायरमेंट है तो लगाओ, नहीं है तो मत लगाओ। वेरिएबल का नाम हमने एज लेना है। तो अभी जो आपने इफ कंडीशन देखी है, उसमें अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या हम अपने प्रोग्राम में सिर्फ इफ कंडीशन डिफाइन कर सकते हैं बिना एल्स बनाए, तो क्या प्रोग्राम सिंटैक्टिकली सही होता है या नहीं? सिंटैक्टिकली सही होता है, बट लॉजिकली शायद आप वो ना कर पाए जो आप चाहते हैं। बट पाइथन को प्रॉब्लम नहीं है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपका काम अगर होता है तो अकेले से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला सिंटैक्स में सिर्फ हम एक इफ लगा रहे हैं, हमें एल्स ब्लॉक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं पता है। और स्टेटमेंट्स ऑफ इफ ब्लॉक के जो स्टेटमेंट्स हैं आर एग्जीक्यूटेड इफ बूलियन एक्सप्रेशन इवेल्युएट्स टू ट्रू। तो यहाँ इफ लगाना है। इफ बूलियन एक्सप्रेशन, ये जो बूलियन एक्सप्रेशन है इवेल्युएट्स टू ट्रू, ये अगर ट्रू आता है तो ये स्टेटमेंट चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेगा। अब दूसरा सिंटैक्स आता है,
जिसमें आप इफ लगाते हैं, इफ के साथ अपना बूलियन एक्सप्रेशन लिखते हैं, फिर इफ ब्लॉक के स्टेटमेंट्स आएंगे, एल्स। इफ का तो बता ही दिया पहले, एल्स का समझते हैं। स्टेटमेंट्स ऑफ एल्स ब्लॉक और executed if boolean expression तो अगर इफ का बूलियन एक्सप्रेशन ट्रू आता है तो इफ के स्टेटमेंट चलेंगे, एल्स के नहीं चलेंगे। और अगर इफ का बूलियन एक्सप्रेशन फॉल्स इवेल्युएट होता है तो इफ नहीं चलता, फिर एल्स ही चलता है। ऐसा नहीं हो सका दोनों चलना है, कोई एक चलेगा। तो इफ एल्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब है दोनों नहीं चलेंगे, ऐसा भी ना है कि दोनों ही नहीं चलेंगे, एक जरूर चलेगा, चाहे तो इफ चले चाहे तो एल्स चले। सीक्वेंस का सिंटैक्स यही है। आप ऐसा नहीं कह सकते पहले एल्स लगा देता हूं फिर इफ लगा देता हूं। पहले इफ लगाएंगे, उसके बाद ही एल्स आ सकता है। अकेला इफ आ सकता है, सिंटैक्स वन, अकेला एल्स नहीं आ सकता, क्योंकि एल्स को पता ही नहीं कि मुझे चलना है कि नहीं चलना है। एल्स खुद डिपेंड करता है इफ के ऊपर, कि इफ को देखकर पता चलेगा कि मैं चलूंगा कि नहीं चलूंगा। तो अकेला एल्स कभी नहीं आ सकता, एल्स आने से पहले इफ जरूर आना चाहिए। एक इफ के साथ एक ही एल्स ब्लॉक लगा सकते हो, दो एल्स ब्लॉक नहीं बना सकते। अब कई बार हमारे सामने सिनेरियो ऐसा आता है जहां पर हम दो में से एक कंडीशन नहीं, पांच में से एक चलाना चाहते हैं, 10 में से एक चलाना चाहते हैं। जैसे मैंने स्टूडेंट से उसके मार्क्स पूछे, अब मुझे पास फेल नहीं बताना, मुझे ये बताना है कि फर्स्ट डिवीजन के मार्क्स हैं ये, या सेकंड के हैं, या थर्ड के हैं, या फेल वाले हैं। तो अब कोई एक ही होगा हमारा, सारा तो हो नहीं सकता हमारा। ठीक है, तो अब अगर आप, चलो पहले प्रोग्राम में समझते हैं, उसके बाद थ्योरी में लिखेंगे। यूजर से मैंने मार्क्स इनपुट करे लोड टाइप, ठीक है। अब मैंने लगाया इफ मार्क्स, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फेल वाली कंडीशन बनाना चाहता हूँ। तो फेल की कंडीशन हम अपनी मान लेते हैं कि अगर 30 से कम है तो आप फेल माने जाओगे। इफ मार्क्स लेस देन 30, तो भाई आप फेल हो गए। 30 के बराबर हो गए तो आप पास हैं, लेकिन अगर 30 से कम रह गए तो आप फेल माने जाए। ठीक है। अब सर यहाँ पे एक कंडीशन तो फेल की हो गई,
अब मुझे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इनकी कंडीशन लिखनी है। तो उसके क्या रूल हैं, हमने कहा चलो एक अपनी तरफ से मान लेते हैं कि अगर आपके मार्क्स 30 से लेकर 44 तक हैं तो थर्ड डिवीजन, और अगर 45 टच हो गए और 59 तक रह गए तो सेकंड डिवीजन, 60 से अब कितने भी आ जाएं फर्स्ट डिवीजन। ऐसा हम अपनी रेंज डिफाइन करके चलते हैं कि इस रेंज में मार्क्स आएंगे तो ये है, इस रेंज में आएंगे तो ये है, इस रेंज में आएंगे तो ये है। तो अब जब इफ के साथ कोई दूसरी कंडीशन नहीं है तो अकेला इफ के साथ एक दूसरी कंडीशन है, इफ के साथ एल्स, और अगर इफ के साथ कई सारी कंडीशन है तो इफ के साथ एल इफ आता है। एल इफ, एल इफ का मतलब है जिसमें एल्स वाला काम भी है और इसमें इफ वाला काम भी है। एल इफ में आप अपनी कंडीशन दे सकते हैं, एल्स में आप अपनी कंडीशन नहीं दे सकते, लेकिन एल इफ में आप अपनी कंडीशन उसी तरह से दे सकते हैं जैसे इफ में आप अपनी कंडीशन को देते हैं। एल इफ स्पेस, अब अपनी दूसरी कंडीशन बताओ। तो हमने कहा मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 30, तो मैंने यहां पर लिख दिया कि भाई थर्ड डिवीजन के मार्क्स हैं आपके। ठीक है, उसके बाद एलिफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 45। तो अभी मैं लॉजिकली गलत बना रहा हूं ताकि हम इस रास्ते से सही तक पहुंचेंगे तो शायद ज्यादा अच्छा सीख पाएंगे। थर्ड डिवीजन, सेकंड डिवीजन, उसके बाद एलिफ, मतलब एक इफ के साथ जितने चाहे उतने एलिफ लगा सकते हो और हर एलिफ के पास अपनी कंडीशन होती है। ठीक है, फिर मैंने लगाया इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो वही फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाओ। उसके बाद थैंक यू लगाना लगाओ, नहीं तो मत लगाओ। ठीक है, अब इफ के साथ जब एलिफ लगाए जाते हैं तो किस तरीके से इनका एग्जीक्यूशन होगा वो समझिए। अगर ये कंडीशन ट्रू आई, अगर ये कंडीशन ट्रू आती है तो आगे वाले कोई भी चेक नहीं होंगे। भले ही आप ये कहते रहो कि सर आगे चला के तो देखो हो सकता है ट्रू आ जाओ चल जाए, नहीं चलेंगे। अगर पहला वाला ट्रू हो गया तो आगे के जितने कंडीशन एलिफ वाली हैं कोई नहीं चलेंगे। अब अगर ये फॉल्स आई पहले वाली तो नेक्स्ट वाली को मौका मिलेगा। अगर ये ट्रू आ गई तो यही चलेगी, अब आगे वाले को मौका बिल्कुल नहीं मिलेगा। और अगर ये फॉल्स आई तो फिर नेक्स्ट कंडीशन को एवेल्युएट किया जाएगा, और अगर वो ट्रू है तो आगे जितनी और एलिफ हैं सब खत्म, और अगर ये फॉल्स है तो अगले वाले को मौका मिलेगा। और अगर सर ये भी फॉल्स और ये भी फॉल्स है तो आउटपुट कुछ नहीं आया। ठीक है, तो इस तरह से इफ एलिफ में नेक्स्ट एलिफ को, नेक्स्ट कंडीशन को मौका तब मिलता है जब प्रीवियस कंडीशन फॉल्स एवेल्युएट हो रही है। अगर प्रीवियस वाली ट्रू एवेल्युएट हो गई तो अब जितने और कंडीशंस हैं एलिफ वाली किसी को एग्जीक्यूट नहीं कराएंगे, भले ही वो सही क्यों नहीं होती फिर भी नहीं चलेंगे। अब मैंने अपना प्रोग्राम लिखा, जल्दीबाजी मत करना, बताओ और लोग बताओ भाई अपना अपना। तो मैंने जो रूल बताया उस रूल को अप्लाई करो। रूल है
सबसे पहले कंडीशन चेक होगी। अब बताओ 80 इज लेस देन 30, ट्रू या फॉल्स? false, फॉल्स। ठीक है, अगले वाली एलिफ को मौका मिला, 80 इज ग्रेटर देन 30, ट्रू ही होगा, 80 बड़े ही होते हैं 30 से, बस ये तो बड़ा ही है, तो कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू हो गई तो आउटपुट क्या आएगा? 30 डिवीजन। अब आप बोलोगे सर ऐसे 80 तो 45 से ही बड़ा है, 80 तो 60 से ही बड़ा है। तो रूल क्या था? रूल था कि अगर कोई कंडीशन ट्रू आ गई एलिफ की, तो आगे वाले एलिफ को एग्जीक्यूट ही नहीं किया जाता, भले ही वो ट्रू ही क्यों ना हो। यानी कि इसका आंसर क्या आएगा फिर? 30। अब सर ये तो बात गलत है। ऐसे तो मान लो किसी के 99% मार्क्स आए हैं, तो आपका लिखा कोड तो उसको थर्ड डिवीजन पे ही लेकर आएगा। तो हमने कहा देखो, जो आपने सोचा था और जो आपने लिखा है उसमें एक गैप चल रहा है। आपने सोचा था कि 30 से लेके 44 तक, तो आपने दूसरे वाले एलएफ में ये तो बता दिया कि 30 से ग्रेटर हो, लेकिन आपने उसकी बाउंड्री नहीं बनाई कि 30 से लेकर कहां तक थर्ड डिवीजन होगी। एक पॉइंट पर आकर वो सेकंड में चला जाएगा। तो अब इसका मतलब मुझे यहां पर दो कंडीशन लिखनी है एलएफ के साथ, पहली ये और दूसरी। अगर मार्क्स छोटे हैं 45 से, 45 टच नहीं करना है, टच होने पर तो सेकंड डिवीजन है, उससे छोटे 44.99 भी हैं तो भी यही कंडीशन ट्रू हो जाए हमारे। तो अब मैं चाहता हूं थर्ड डिवीजन, ये वाला स्टेटमेंट तब चले जब आपका ये दोनों क्या हो? आपके ट्रू, ये भी ट्रू आए और ये भी ट्रू आए। लेकिन एलएफ ये कह रहा है मुझे एक ही ट्रू चाहिए, दो ट्रू नहीं चाहिए। तो अब आप बताओ, ऐसा आपको क्या पढ़ाया गया है कि दो ट्रू पर अगर मुझे रिजल्ट फिर से ट्रू या फॉल्स चाहिए तो बीच में क्या लगाएंगे? लॉजिकल ऑपरेटर एंड, दूसरा था और। एंड कहता है जब दोनों ट्रू तब रिजल्ट ट्रू, और लगाओगे तो एक भी ट्रू आने पर रिजल्ट आपका ट्रू आ जाएगा। तो यहां पर मुझे दोनों ही ट्रू चाहिए, तो क्या लगाए बीच में? एंड। तो बाउंड्री बनाने के लिए हम कंडीशन में एंड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ऐसे यहां बना देते हैं एंड मार्क्स लेस देन 60। अब देखो 80, पहली कंडीशन फॉल्स, दूसरी कंडीशन में ये तो ट्रू है लेकिन ये फॉल्स हो गया क्योंकि 80 छोटा नहीं है 45 से। तो ट्रू एंड फॉल्स क्या बनेगा? पूरा वैल्यूट हो गया फॉल्स। अब ये पहले फॉल्स हो गया इसलिए अगले वाले को मौका मिला, तो सर ये भी फॉल्स ही बनेगा, इसलिए इसको मौका मिला और यहां से रिजल्ट आपका सही आ जाए। अब आप इसको किसी भी सिनेरियो पे चलाओ। मान लो मैंने लिख दिया 25 फेल, मान लो मैंने लिख दिया यहां पर 48 सेकंड। तो इस तरह से क्या किया जा सकता है? इस तरह से हम मल्टीपल कंडीशंस अगर लगाना चाहते हैं तो इफ के साथ एलिफ का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। इफ के साथ अकेला इफ के साथ एल्स, इफ के साथ एलिफ। एलिफ कितने लगा सकते हो? कोई लिमिट नहीं है, जितने चाहें उतने लगाओ। रूल पता होना चाहिए, एलिफ जब चलते हैं तो प्रीवियस कंडीशन फॉल्स होने पर ही नेक्स्ट वाले को एग्जीक्यूट कराया जाता है। अगर प्रीवियस कंडीशन ट्रू हो गई तो अगले वाले एलिफ को एग्जीक्यूट ही नहीं कराएंगे। अब मान लो सिनेरियो क्या है, अगर कुछ ऐसा हो जाए कि आपके मार्क्स ये ना यहाँ पे आए, ना यहाँ पे आए, ना यहाँ पे आए, ना यहाँ पे आए, और आप फिर भी चाहते हो कि कुछ आउटपुट आए, तो सर ऐसा क्या होगा? मार्क्स आपके अगर 30 से कम है तो फेल ही है, अब 30 से ज्यादा है तो पास हो गया थर्ड डिवीजन पे, और ज्यादा कितने हैं? जितने भी होंगे उसके हिसाब से कंडीशन है। और अगर 60 से कितने भी ज्यादा हो फर्स्ट डिवीजन, तो भाई हम लोग देखो समस्या ये है, अगर मैंने प्रोग्राम चलाया और मैंने यहाँ मार्क्स कर दिए 120, तो क्या एवरेज मार्क्स 120 आ सकते हैं कभी? नहीं। लेकिन मेरे लिखे कोड के हिसाब से अभी भी आउटपुट क्या आएगा? जबकि हम चाहते हैं आउटपुट आना चाहिए इनवैलिड मार्क्स, क्योंकि 100 से ज्यादा नंबर आ ही नहीं सकते ना आपके। और देखो मैं लिखा -5, बताओ -5 के हिसाब से कौन सी कंडीशन ट्रू बैठ रही है? पहले वाली फेल।
लेकिन यूनिवर्सिटी तो कह रही है हमारे यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। सही लिखा है तो नंबर पूरे हैं, गलत लिखा है तो जीरो ही है, नेगेटिव कुछ नहीं है। तो ये तो फेल दिखा रहा है, बट हमें क्या चाहिए, हमें अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी सिनेरियो जीरो से कम, 100 से ज्यादा पर आउटपुट दिखाना है इनवैलिड मार्क्स। तो अब यहां पर मैंने क्या करा, पहले इस इफ को सही करा, इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड लेस देन 30 तो फेल। फेल का मतलब 30 से कम नहीं, जीरो या जीरो से ज्यादा भी होना चाहिए। अब अगर आपकी मार्क्स की वैल्यू इनमें से कहीं भी लाई नहीं कर रही है, इवन यहां भी लगा दिया अपर लिमिट, 100 के बराबर हो या 100 से छोटे हो तो फर्स्ट डिवीजन है। अगर आपके मार्क्स इन चारों में से किसी क्राइटेरिया में नहीं आ रहे हैं तो आप बिना कोई कंडीशन चेक करे लास्ट में एक एल्स ब्लॉक भी लगा। ये एल्स ब्लॉक कह रहा है मैं तब चलूंगा जब इनमें से कोई भी ट्रू नहीं हो पाए। अगर इनमें से एक भी ट्रू आ जाएगा तो फिर मैं नहीं चलूंगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने लिख दिया। तो हम इफ एलिफ के साथ लास्ट में एक एल्स भी अपना लगा सकते हैं। चलो इसी की नकल करके, अकल लगा के ये बना के दिखा दो। तो नकल भी करनी है और अकल भी लगानी है। ठीक है, बीएमआई का फार्मूला ये है, यूजर से वेट मांगो, हाइट मांगो, जैसा भी बताया मैंने आपको, बीएमआई कैलकुलेट करो। बीएमआई कैलकुलेट होने के बाद अब आपको ये बताना है, इसे छोड़ो, बस यहां से यहां तक बताना। यूजर से पूछो आपका वजन कितना, आपकी हाइट कितनी है। अब आप उसे बताओ कि आप मोटे हो कि पतले हो कि सही हो। कंडीशन ये गिवन, लगाओ दिमाग, ये उसके जैसा प्रोग्राम लिखा हुआ है। तीसरा सिंटैक्स हो गया।
घर से करने के लिए। तो आपको प्रोग्राम बनाना है प्रॉफिट लॉस और इक्वल चेक करने का। किसी कस्टमर को आपने कोई आइटम सेल किया, तो आप एक शॉपकीपर हैं, तो आपको फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। तो उसमें आप कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, सेलिंग प्राइस निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस वो है जो आपने मार्केट से उठाया था सामान, सेलिंग प्राइस वो है जो आपने कस्टमर को आगे दिया था सेल करते समय। तो अगर आपका सेलिंग प्राइस हाई है कॉस्ट प्राइस से, प्रॉफिट हुआ। अगर आपका कॉस्ट प्राइस हाई है सेलिंग से, तो लॉस हुआ। और अगर दोनों बराबर हैं तो आपको ना लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ, इक्वल रहे आप। तो प्रोग्राम प्रैक्टिस करिए घर पे जाके। ये कंडीशंस के कॉन्सेप्ट को और कॉन्फिडेंटली आपको सिखा देंगे। 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। 5 लाख 1 रुपए से लेकर 10 लाख तक 10% ऑफ योर इनकम टैक्स देना है। अगर आपका 10 लाख 1 से लेकर 15 लाख तक है तो 15%। और अगर 15 लाख से ऊपर कितना भी पैसा कमाया आपने एक साल में, तो 20% टैक्स देना है। और इनकम की वैल्यू यूजर से इनपुट करनी है। चल, आज इतना ही। कल मिलेंगे। इन दोनों के सॉल्यूशन को बना के लाइएगा। बीएमआई वाला प्रोग्राम मैंने क्लास में नहीं बनाया है। आप काफी लोगों ने बना लिया, 2 3 4 लोग नहीं बना पाए। कोशिश करो अपने आप बनाने की, है ना।